तो बिल्कुल दोस्तों, आपके साथ मैं हूं नितिशा, जो हर बार की तरह आपसे मिलवाने एक खास शख्सियत को लेकर आई है। ये वो है जिन्होंने कंपनी और शूट आउट एट वडाला में दनादन गोलियां बरसाई और उसके बाद साथिया से लड़कियों के किस्ना बन गए। तो वहीं लोगों को मस्ती के साथ साथ ग्रैंड मस्ती भी सिखाई। जी हाँ, हमारे साथ हैं काल यानी कि विवेक ओबराय। वेलकम विवेक। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा वेलकम दिया और आपके सभी समाचार प्लस की पूरी क्रू ने इतना प्यारा वेलकम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो विवेक, अभी तक आपने लोगों को हंसाया, अभी तो आप ग्रैंड मस्ती कर रहे थे और अब अचानक काल लोगों को डराने आ रहे हैं। आई थिंक यही तो एक्टर का मज़ा है, नए नए चैलेंजेस। मज़ा इस बात का है कि आप 2 महीने के अंतर्गत एक फिल्म ऐसी करते हैं जहाँ पे लोग हंस के पेट पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक ऐसी फिल्म करते हैं जहाँ पर लोग आपको देखकर डरते हैं। तो आई थिंक एक एक्टर की वर्सेटिलिटी ऐसी अलग अलग परफॉर्मेंसेस करने से शायद उभर के आती है। कैसा लगा आपको जब आपको काल का रोल ऑफर किया गया? क्या था आपका फर्स्ट रिएक्शन? मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, राकेश अंकल ने जब मुझे स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए, तब मुझे ऐसा लगा कि जो विलन के कैरेक्टर होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। और ऋतिक ने मुझे कहा था कि यार ये रोल मैं प्ले करना चाह रहा था, लेकिन पापा बार बार कह रहे हैं कि नहीं, ये मैंने विवेक के लिए लिखा है तो ये विवेक ही प्ले करेगा। और जब गुड्डू अंकल मुझसे मिले, राकेश जी मुझसे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये रोल मैंने आपको मन में रखते हुए लिखा है। और जब मैंने रोल पढ़ा तो मुझे लगा कि जो साधारण बोरिंग से विलन होते हैं, यूनिडायमेंशनल, उनसे बहुत अलग है ये। इस विलन में एक अदा है, एक बात है, एक बहुत ही शाही बात है, जैसे एक अपनी कायनात का कोई बादशाह हो, अपनी दुनिया का एक मालिक। तो वो जो कैरेक्टर, एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस, उस टाइप का कैरेक्टर था। मैं बहुत एक्साइट हुआ, मुझे लगा कि यार शायद ये गब्बर सिंह या मोगैम्बो के मकाम तक पहुंच पाए। हमने तो ये भी सुना है कि राकेश रोशन जी ने कई बार स्क्रिप्ट को लेकर उनके मन में डाउट्स थे, लेकिन जैसे ही काल का यानी कि आपका फर्स्ट शॉट ओके हुआ, उन्होंने बोला थम्स अप भाई, डन, अब तो फिल्म हिट होगी। ये हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि विश्वास नहीं करेंगी आप, मैं इतना नर्वस था, इतना अलग किस्म का कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर को लेकर मैं रात भर सोया नहीं, सुबह नाश्ता नहीं किया और पहला शॉट इस फिल्म का सारी क्रू नर्वस थी। राकेश अंकल खुद नर्वस थे बहुत, ऋतिक बहुत नर्वस थे। और पहला शॉट जो था अपना, वो मेरा था इस फिल्म का, मुहूर्त शॉट। तो जब वो शॉट करने में लगा, जैसे ही शॉट ख़त्म हुआ तो ऐसा लगा कि सन्नाटा सा था, बिल्कुल साइलेंस। और उसके बाद राकेश अंकल ने माइक पर जोर से बोला ओके, और फिर आए, सीधा गले लगा दिया और मुझे कहा कि यार अब मुझे लगता है कि ये फिल्म बन सकती है। ये पहला सुर जो है वो करेक्ट पड़ गया है। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट सो इंस्पायर्ड एंड आई फेल्ट सो टच्ड। उमेश जी, आप भी फिल्म प्रोडक्शन में आप उतरने जा रहे हैं, विवेक जी को लेकर फिल्म बनाएंगे? एक बड़े भाई हैं, इनको फिल्म लेके अगर बनाने का कभी मौका मिला तो ज़रूर बनाऊंगा, जब ये हाँ करेंगे तभी बनाऊंगा। तो आप जो फिल्म बनाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ हमें बताइए, कहाँ तक काम पहुँच चुका है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? काम काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। जो शुरू में जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं वो उनसे जूझ रहे हैं और काम चल रहा है, शूटिंग चल रही है। बाकी विवेक भाई की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो पिक्चर भी हिट होगी। ज़रूर रहेंगी यार, क्यों नहीं रहेंगी। उमेश भाई के बारे में एक चीज़ है कि वो जो भी करते हैं उसमें चाहे जितनी भी मेहनत लगे, जितनी भी लगन लगे, वो पूरी लगाकर उस चीज़ को सक्सेसफुल तो कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये उम्मीद करते हैं क्रिश 3 भी बहुत सक्सेसफुल रहे। अब तक क्रिश के नाम से, सुपर हीरो के नाम से और ऋतिक रोशन के नाम से चलिए, इस बार खलनायक जुड़ा है वो भी विवेक ओबराय। क्या कहीं एक डर मन में था कि काल का कैरेक्टर मैं करने जा रहा हूँ, ऋतिक भी हैं ऑपोजिट, क्रिश के नाम से फिल्म चलिए, इस बार कैसा रहेगा? नहीं, मैं हमेशा से निडर रहा हूँ। मेरा लाइफ में मेरी जो फ़िलॉसफी है वो फियरलेस रहने की फ़िलॉसफी है। एक फियरलेस एक्टर, एक फियरलेस इंसान, निडर एक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आप नई चीज़ें नहीं करेंगे, आप नए चैलेंजेस ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में यही चलता रहेगा, अरे यार मैं अगर फेल हो जाऊँ तो मैं डरता नहीं हूँ। और काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ, काफ़ी बार मैंने फिल्में की हैं, अलग किस्म की फिल्म करने की कोशिश की और फ्लॉप हो गई है, बैकफायर कर गया है मामला। बट उतनी ही बार सक्सेस भी मिली है। तो आई थिंक निडर होना चाहिए और बिंदास होकर काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिश 3 में जो सुपर विलन का किरदार है, ये इस किरदार को लोग सराहेंगे और मुझे लगता है कि
पहली बार इस किस्म का एक किरदार क्रिएट करने का मौका जो मुझे मिला है वो एक बहुत बड़ा ऑनर है। एक दौर भी अब बदल रहा है। पहले हमारे पास खलनायक हुआ करते थे, कुछ एक्टर्स थे, अमरीश पुरी हो, प्राण साहब हो, जो कि सिर्फ खलनायकी किया करते थे। अब धीरे धीरे एक्टर्स जिनको हम हीरो के अवतार में देखते आए हैं, आज तक आप किसना बने हैं, साथिया में तो लड़कियां दीवानी हो गई थी आपकी, और अब आप खलनायक बनने जा रहे हैं। ग्रे शेड्स आपने किए हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब आप एक्चुअली एक विलन का किरदार निभा रहे हैं। कितना बड़ा ये चेंज बॉलीवुड में आपको लगता है सफर में? ये बड़ा चेंज है और मुझे लगता है कि आजकल की जो आप जैसी खूबसूरत लड़कियां जो हैं वो बैड बॉयज़ को भी पसंद करने लग गई हैं। तो आई थिंक कि पसंद तो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सुपर विलन का किरदार जो है ये इसे लड़कियां भी पसंद करेंगी, और हमने जानबूझ के एज अ विलन इसको बहुत पावरफुल और एट द सेम टाइम कह सकता हूँ शायद सेक्सी बनाया है। ये बहुत सेंसुअल टाइप का कैरेक्टर भी है, ट्विस्टेड सा है। जैसे लोगों ने बैटमैन में जोकर को बहुत अप्रिशिएट किया था, तो मुझे लगता है कि होपफुली आशा तो यही कि लोग इसी तरह काल को भी अप्रिशिएट करेंगे। क्या कुछ तैयारियां आपने की इसके लिए? क्योंकि एक तो आप हैदराबाद में शूट कर रहे थे, मैं खुद हैदराबाद में रही हूँ, 45 डिग्री के आसपास हमेशा तापमान रहता है, और आपका कॉस्ट्यूम जो हमने देखा बहुत ही हैवी है। कैसे कर रहे थे आप मैनेज सब कुछ भाई? शुरुआत में तो 3.5 महीने लगे मुझे सिर्फ इस फिल्म के लिए होमवर्क करने के लिए, और हर चीज़ यानी कि जो कैरेक्टर का लुक है, जिस कैरेक्टर की जो मानसिक अवस्था है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा है, उसके सोचने का ढंग, उसकी विचारधारा, उन सब चीज़ों पे बहुत काम करना पड़ा। उसके बाद जब हम एक्चुअल शूटिंग पर पहुँचे हैदराबाद में, तो 48 से 50 डिग्री की गर्मी थी। 28 किलो का मेरा लोहे का कॉस्ट्यूम था जो क्लाइमैक्स में मुझे 20 दिन पहनना पड़ा, और वो 28 किलो का कॉस्ट्यूम पहनकर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था उस गर्मी में कि मैं प्रेशर कुकर के अंदर हूँ और खुद मतलब चावल का डल्ला हूँ, प्रेशर कुकर में पक रहा हूँ, ऐसा लगता था। इतनी गर्मी थी। और बट आई थिंक कहीं ना कहीं जितनी ज़िंदगी में मैंने अपने आप को संयम सिखाया है, संयम सीखा है, वो पूरे संयम, वो पूरा डिसिप्लिन मुझे लागू कर अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ा। और मेंटली मतलब मैं हमेशा ठंडी चीज़ों के बारे में सोचता था। यहाँ तक कि ऋतिक का जो मास्क था उसका ग्लू भी पिघलता था, मास्क उनका चिपक जाता था। मास्क ही पिघल गया था क्योंकि मास्क मोम का बना हुआ था, वैक्स का, तो वो मास्क ही पिघलने लग गया था, इतनी गर्मी थी। लेकिन आपने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया, यहाँ तक कि ऋतिक ने भी आपकी तारीफ की है इस चीज़ के लिए। जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं ऋतिक के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत ही सिक्योर, बहुत ही जेनरस और बहुत ही लार्ज हार्टेड है, और इसीलिए वो अपने कोस्टार्स को इतना प्यार करते हैं। मुझसे तो खैर बचपन की दोस्ती रही, हम साथ में जुहू में पूरा ग्रुप बनाकर साइकिलिंग किया करते थे, लेकिन तब से लेके अब तक जो दोस्ती रही है, जब साथ में को-स्टार के रिलेशनशिप में तब्दील हुई, तब भी मैंने एक चीज़ देखी उनकी, हमेशा सपोर्ट करना, हमेशा अप्रिशिएट करना। जब गर्मी में मैं पक रहा था, तब उन्होंने आकर जब मुझे शाम को कहा कि यार एक बात कहूँगा, पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ, इतनी गर्मी में इतना हैवी कॉस्ट्यूम, इतने मुश्किल सीन्स, उसके बावजूद एक बार उफ तक नहीं किया आपने, आई रियली लव दैट। तो जब उन्होंने ऐसे अप्रिशिएट किया, मुझे और प्रेरणा मिली, मुझे और इंस्पिरेशन मिली, मुझे लगा यार अब तो बिल्कुल ही करना है और बेटर करना है। तो इस तरह से एक टीम वर्क बन जाती है। विवेक इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम में बहुत सारे मेरे सहयोगी भी हैं, जिनमें से कई आपके फ़ैन भी हैं, और जाहिर सी बात है अब आप यहाँ आए हैं तो वो मौका कैसे चूज सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अतुल अग्रवाल जी से, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वो ज़रूर आपसे कुछ पूछना चाह रहे होंगे। अतुल जी, मैं पूछना नहीं, आपको पहले देखना चाह रहा था कि एक स्मार्ट ड्यूड सुपरस्टार हमारे स्टूडियो में है, हमारे ऑफिस में है, और दूसरा आपकी जितनी फिल्में हैं उन फिल्मों से के बारे में बताया जा रहा है कि वो तो अच्छी थी ही। इस फिल्म में जो आपने रोल किया, ऋतिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उसके फादर ने उसको ये बोला कि ये रोल वो ऋतिक करना चाहता था, लेकिन ऋतिक इस रोल को इसलिए नहीं कर पाया कि उसके फादर को लगा कि इस रोल के लिए जो सबसे बेहतरीन, जो बेस्ट है, वो विवेक ओबेरॉय है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ कहें। मैं क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा कि राकेश अंकल ने इतना ट्रस्ट, इतना फेथ मुझ में, इतना विश्वास रखा। और आई थिंक कहीं ना कहीं जब मैं उनसे फिल्म ख़त्म होने के बाद उनके पास गया और मैंने कहा अंकल आपने जितना विश्वास मुझ पे रखा है उस पर मैं खरा उतरा हूँ कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड उन्होंने गले लगाकर मुझे कहा कि यार ऐसा परफॉर्मेंस तुमने किया है
जो मेरा विजन था उससे 10 कदम आगे ले गए हो तुम, एंड आई एम सो हैप्पी। तो मैं बस यही होता है जब इतने बड़े दिग्गज महारथी डायरेक्टर जो शायद हर एक्टर की विश लिस्ट पे हों कि यार कभी इनके साथ एक बार काम करना है, जब वो आपकी ऐसी तारीफ कर दें तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत कड़ा कोई अवार्ड या मेडल जीत गए। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। बिल्कुल, विवेक का ये खूबसूरत लड़कियां भी यहाँ पर हैं। लड़कियां विवेक की फैन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। दिव्या है मेरी सहयोगी, वो भी विवेक से कुछ बात करना चाहती है। हाय सर, कैसे हैं? सबसे पहले तो हाथ मिला। बिल्कुल ठीक हूँ दिव्या, लेकिन आप सर ना कहें मुझे। यही बात मैं भी कहने जा रहा हूँ। खूबसूरत लड़कियां सर कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ओके सर, ग्रैंड मस्ती के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। आपकी बहुत अच्छी मूवी रही है वो, तो उस पे रोल आपका किस तरीके का रहा है? वाह, और मजा आ गया सुनकर कि एक लड़की कह रही है ग्रैंड मस्ती बहुत अच्छी लगी उनको। फैंटास्टिक। सर, ग्रैंड मस्ती 1 की बात कर रही हूँ मैं, जो आपके ग्रैंड मस्ती का जो 2 वाला था वो नहीं। आपने देखी नहीं? अच्छा, मस्ती में आपने कितना एंजॉय किया? मस्ती में तो बहुत एंजॉय किया था वो। अब उसको कितने साल हो गए, 7-8 साल हो गए, बट आई थिंक ग्रैंड मस्ती में ज़्यादा एंजॉय किया। और ख़ासकर इसीलिए क्योंकि हर वर्ग के लोगों ने उस फिल्म को अप्रिशिएट किया। और जब शुरू में हम फिल्म कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था कि भैया पता नहीं कितनी पिटाई होगी, और घर पे हमारे घर वाले अलाउ भी करेंगे कि नहीं अंदर इस पिक्चर बनने के बाद भाग जाना पड़ेगा देश छोड़कर कहीं। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे रिस्पांस मिला, खासकर मुझे याद है रिलीज़ के दिन में दिल्ली था, और दिल्ली में यहाँ पे एक पीवीआर है, तो पीवीआर में गया हुआ था मैं वहाँ पर। और जैसे स्क्रीन में एंटर किया दिल तो धक धक कर ही रहा था कि भाई परीक्षा दी है, टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है, जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, तो वैसे ही हर एक्टर को लगता है अपनी फिल्म की फ्राइडे के दिन। तो जैसे ही अंदर गया तो देखा कि हाउसफुल, तो पहले थोड़ी शांति हुई। फिर हाउसफुल देखने के बाद दूसरा जो एक बढ़िया चीज़ देखने को मिली वो कि 50% से ज़्यादा औरतें थीं, तो और अच्छा लगा। और फिर तीसरा तो सबसे बेस्ट जब मुझे लगा कि ये पिक्चर हिट है, वो तब जब मैंने जब इंटरेक्शन कर रहा था ऑडियंस के साथ, तो एक लड़कियों का ग्रुप था पूरा। किटी पार्टीज़ जो होती है ना, वैसे तो कुछ लेडीज़ थी जो आई थिंक 40s की उम्र की थी होंगी, 30-40 औरतें साथ में बन के ग्रुप बना के आई थी ग्रैंड मस्ती देखने के लिए फर्स्ट डे। और उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा कि बताइए क्या पूछना चाहेंगी आप, तो काफ़ी डर रहा था मैं कि पता नहीं क्या कहेंगी। फिर कह रही थी हमारा एक ही सवाल है, मस्ती पार्ट 3 कब बन रही है। तो वो उस समय मुझे लगा कि यार ये पिक्चर अब सुपर हिट हो।